निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून साफ करती है, पाचन क्रिया मजबूत रखती है, बल और स्फूर्ति देती है। निंदा से मांसपेशियां मजबूत होती है। निंदा पायरिया का तो सफल इलाज है। संतों को परनिंदा की मनाही है, इसलिए वो स्वनिंदा करके स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। सरकार कहती है हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी है। एका चूहेदानी की हमने भी जांच की। इसमें घुसने से बड़ा छेद पीछे से निकलने के लिए होता है। चूहा इधर फंसता है और उधर से निकल जाता है। पिंजरा बनाने वाले और चूहा पकड़ने वाले चूहे से मिले होते हैं। वे हमें पिंजरा दिखाते हैं और उधर चूहे को छेद। हमारे माथे पर चूहेदानी का खर्च मढ़ दिया जाता है। भूख का एक स्वर होता है, चाहे वो कुत्ते की भूख हो चाहे आदमी की भूख हो। भूख का स्वर पहचानने में आप गलती नहीं कर सकते। जैसे हर गब्दू ग्रेजुएट वाइस चांसलर बनने की इच्छा मन में रखता है, ठीक उसी प्रकार मोटर का हर मुसाफिर फ्रंट सीट पे बैठने की अभिलाषा रखता है। YouTube सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नालायक समझे जाने वाले पति की गरीब माँ बाप वाली पत्नी तिरस्कार ही तो पाती है। अपराधी का चेहरा ढका होता है। कई बार सुगबुगाहट होने के बाद भी चुप्पी साध ली जाती है। इस कीड़े को कोई मारना नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया में इस कीड़े के बदौलत ही तो कई ऐसे कारोबार चल रहे होते हैं जिसे अवैध कहते हैं। दोस्तों, व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आज की हमारी मेहमान है व्यंग्यकार समीक्षा तेलंग। व्यंग को कभी भी जबरदस्ती नहीं लिखा जा सकता। जब हम किसी घटना से बहुत अधिक हताहत होते हैं तब व्यंग खुद ही लेखन के माध्यम से निकलता है। जितने ज़्यादा हम संवेदनशील होते हैं, व्यंग की उतनी ही अधिक मारक क्षमता होती है, क्योंकि तब हमारी तिलमिलाट तीखे शब्दवाण से एक रचना में परिवर्तित होती है। लेखन की सभी विधाओं में व्यंग सर्वशक्तिमान है, जो दिल दिमाग पर सीधे चोट पहुंचाता है। व्यंग्यकार समीक्षा तेलंग ने अपनी लेखन यात्रा मात्र 12 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर दी थी। आपने इतनी छोटी उम्र में अपना प्रथम संस्मरण 4 धाम यात्रा पर मराठी में लिखा। सीधा और सरल जीवन आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। अतः आपने 15 वर्ष पूर्व अपराध और राजनीति जैसे मुख्य बीट पर ऑन फील्ड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य कर वर्ष 1998 में ग्वालियर की प्रथम महिला पत्रकार का सम्मान प्राप्त किया। आपके व्यंग, निबंध, लेख, फीचर, साक्षात्कार, संस्मरण, कविताएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपने आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपका प्रथम व्यंग्य संग्रह जीभ अनशन पर है। 2019 में आबू धाबी से निकलने वाला प्रथम व्यंग्य संग्रह बना, जिसे आबू धाबी इंटरनेशनल में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। आपको कई व्यंग्य संकलनों में भी हिस्सेदारी का अवसर मिला है। आपने कई सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में व्यंग्य यात्रा के कार्यक्रम में 21वीं सदी के व्यंग्य की दिशा और दशा पर अपना व्याख्यान दिया था। इंटरनेशनल बुक फेयर आबू धाबी में आपकी व्यंग्य कृति को इंडियन डायस्पोरा पर रखना हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। आपको मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ भोपाल द्वारा सर्वोत्तम लेखन हेतु सम्मानित किया है। साहसिक एवं बहादुर व्यंग्यकार समीक्षा तेलंग को सतरंगी रे टीम शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक व्यंग प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है मकड़ जाल की चिंता किसे है। उस दिन घर के जाले साफ कर ही थी। अतिथि हैं, आते रहते हैं, लगते रहते हैं। भला हो अतिथि का, जैसे मेरे पास और कोई काम न बचा सिवाय आव भगत के। उन्हें कहाँ फिक्र कि जजमान उनके आने से खफा परेशान है या खुशी खुशी स्वागत कर रहा है। एक दो होते तो छोड़ देती कि चलो थोड़े बड़े हो जाएं, बाद में एक साथ ही साफ किए जाएं। उत्तम मेहमान नवाजी से अतिथि का भी दिल आ गया और वो बार बार लालायित हो नवाजियत का लुत्फ़
उठाने चले आते। लेकिन अब की बार तैयार थी, हाथ में झाड़ू लेकर कुटाई करने। खूब जम के बरसी भी, इतना कि कहीं कहीं पेंट भी उखड़ आया। गुस्से में आकर ऐसा ही होता है, बहुत कुछ उखड़ जाता है। दीवारें भले खुरदरी हो जाएं, पर मकड़ी अपनी चाल फिर भी चलती ही है। वो जंगल में भी मंगल करना अच्छे से जानती है। मैं सोच रही थी कि ये जाले मकड़ियाँ ही क्यों बुनती हैं, लेकिन आंखें खोलकर देखा तो इंसान भी जाल बुनते नजर आए। पर ये खुड़पेचिया दिमाग जो न सोचे कम है। दंड से अगले प्रश्न की तरफ लपक के भागा और पूछने लगा, ये जाल मकड़ी ने मनुष्य से सीखा होगा या आदमी ने मकड़ी से? प्रश्न की उत्तर की पड़ताल की तो पाया कि मनुष्यता त्यागने के बाद से ही मनुष्य जानवरों की श्रेणी में आकर सुकून महसूस करने लगा है। अब मकड़ी भी खुद को गुरु समझ गौरवान्वित महसूस कर रही है। मकड़ी पूरी शिद्दत से जाल बुनती, उसे दाएं बाएं का कुछ नजर नहीं आता, या शायद वो नजरअंदाज भी कर रही हो, क्या पता। वो हमेशा ऊपर या नीचे ही देखती। उसकी लार उसे और कुछ देखने ही नहीं देती, क्योंकि वो केवल स्ट्रेट एंगल पर ही टपकती। शिकार और जाल के लिए वह बारी बारी से एक एक तार खींचती, कभी सीधा कभी उल्टा लटक कर जाल बुनती। उसके शिकार उसी लार से आकर्षित हो उसमें फंसते और मकड़ी का पेट भरता रहता। एक तार से दूसरे तार और फिर अनगिनत तार तक अपना जाल बुनती जाती, जब तक वह खुद उसमें न फंस जाए। वह घमंडी समझना ही नहीं चाहती थी कि वह अपने ही लिए फंदा बुन रही है, इसीलिए निरंतर जाल की बुनाई में व्यस्त रहती। अपनी लार से दूसरी मकड़ियों को भी ऐसे जाल बुनने प्रेरित करती। मकड़ियों की बुनाई केवल उसी के वंशजों तक सीमित नहीं रही। मनुष्य कुल ने उसी की प्रेरणा से भ्रष्टाचार का जाल बुनना सीखा। जीन्स के वंशानुगत से भ्रष्टाचार के वंशवाद को बढ़ावा मिलता गया। वंशवाद अपने चरम पर जा पहुंचा। इसे जन्मजात भ्रष्टाचार का नाम दिया जा सकता है। जहां जन्म होता है, मतलब नर्सिंग होम में, डॉक्टर पहले ये सोचता है कि पेशेंट धनी है या निर्धन। यदि निर्धन है तो नॉर्मल और धनी है तो सिजेरियन से बच्चे पैदा होते हैं। फिर वहाँ की नर्स या दाइयाँ पहले ज़माने में बेटी के नाम से कम रुपया ऐंठती। बेटा होता तो 1000 लेती, पर बेटी के नाम से 100 पर ही मान जाती थी। लेकिन जब से बेटी बचाओ स्कीम शुरू हुई है, बेटियों के नाम पर भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। मतलब जाल के कारोबार में बढ़त हुई है। मकड़ियों का आना जाना अब भी लगा है। वह वहाँ जाती जहाँ जहाँ उसे परेशान करने वाला कोई न होता। नए घर बंगलों के अंदर उसका दम घुटता, वो वहाँ न रह पाती। उसे पनपने के लिए एकांतवास चाहिए। सारे आपराधिक जाल भी अक्सर उसी एकांत में ही बुने जाते हैं। वही वास भी करते जहाँ किसी की परछाई तक उस एकांत को न चीर पाए। सरकारी दफ्तर, पुरानी दराजों जहाँ फाइलें धूल की परतों के नीचे दबी होती, अदालतें जहाँ मुकदमे विलंबित लय में आगे बढ़ते, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों आदि ऐसी कई जगह हैं जहाँ से ऐसे जालों को तोड़ना या इसकी सफाई करना नामुमकिन है। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाल बुनना और आसान है। सड़कों पर चलने वाले सीधे साधे लोग कोने कुच्चे के जाल नहीं देख पाते। वे सड़क पर हो रही नवाबी स्वच्छता से ही खुश हो लेते हैं, जबकि पोज देने वालों की भीड़ में ज़्यादातर चेहरे बुनकरों के ही होते हैं। एक जाल तोड़ते ही दूसरा अपने पैर पसारने लगता। मकड़ियों ने कोने कोपरे को अपना घर बना रखा है। बाहरी सौंदर्य भले ही बरकरार हो,
पर अंदर से वह बेतरतीब जालों से फंसा है। उन जालों की कोई फोटो नहीं लेता। वहाँ की फ़ोटो लेना गैर कानूनी है, जबकि उसी की आड़ में लेन देन का कारोबार पुरजोर चलता रहता है। अपराधी का चेहरा हमेशा ढका रहता है। कई बार सुगबुगाहट होते हुए भी चुप्पी साध ली जाती है कि उस कीड़े को कोई ख़त्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसी कीड़े के बलबूते दुनिया में कई ऐसे कारोबार चल रहे हैं जिसे अवैध कहा जाता है। कितने ही देश इसी कीड़े के बलबूते आए दिन हुंकार भरते रहते हैं। उफ, मैं भी मकड़ी के ज़रिए कहाँ कहाँ तक अपनी दिमागी मशक्क़त कराई। त्योहारों की खेप शुरू होने वाली है। कम से कम अपने घर के जाले तोड़कर ही दम लूँगी, फिर चाहे कितनी भी बार झाड़ू उठानी पड़े उन्हें तोड़ने। आप जैसा जी करे वैसा करना। अभी आपने सुना लिरिककार समीक्षा तेलंको मकर जाल की चिंता किसे। अगर आपको हमारा ये व्यंग पसंद आया, कमेंट सेक्शन में आइए और अपना कमेंट दीजिए। अगर आप भी व्यंग लिखते हैं, आप व्यंग्यकार हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए। हम इसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।